नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित त्यागी। शाम के 4 बज रहे हैं और आज की बड़ी खबर जो है उसी से शुरुआत करते हैं। शिवसेना के नाम और निशान पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र की जो सियासत है वो जबरदस्त तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे का गुट लगातार शिंदे गुट पर हमलावर है और चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल सीधे उठा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग भी की है। तुरंत सुनवाई में से सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकार कर दिया तो सीजेआई ने कल मामले को मेंशन करने को कहा है। उद्धव गुट के सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही परसों शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि अगर उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देता है या कोर्ट एक पक्षीय सुनवाई ना करे और उनकी बात भी इस मामले में सुनी जाए। वहीं अपनी सियासी जमीन महाराष्ट्र में उद्धव गुट के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के फैसले के आने के बाद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हमलावर हैं। बड़ी संख्या में आज शिवसैनिक मुंबई के सेना भवन में जमा हुए। ये शिवसेना नाम और पार्टी का निशान शिंदे गुट को दिए जाने के विरोध में, उसकी नाराजगी में यहां पर लोग जमा हुए थे। उद्धव ठाकरे के समर्थन में भी लोग नारे लगाते दिखे। सुनवाते हैं आपको। सरकार उनकी है और इस सत्ता की दुरुपयोग करके ये सब चल रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों के मेहमान हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को मिलने के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री पर जबरदस्त निशाना साधा, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वो सत्यमेव जयते का परिचार्थ है। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक आदिवासियों को इतना अन्याय किया, शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। तो अमित शाह को जहां ये सत्यमेव जयते दिख रहा है, वहीं अमित शाह के इस बयान पर उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोग ही घर से, मेरे लोग ही घर से निकाल रहे हैं, मुझे मेरे लोगों ने ही घर से निकाला है, धोखा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी किया कि हमेशा हिंदुत्व के साथ रहेंगे। आपने जो बात कही और इसलिए मैंने कहा ना कि अरे भाई मेरे ही लोग मुझे घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो घर पे ही कब्जा करना चाहते हैं। ये घर ही मेरा है। मेरे पिताजी ने उनको सहारा दिया था। ये जो सारे शिवसैनिक बैठे, आज भी लाखों शिवसैनिक है, उन्होंने पसीना और खून बहाकर इनको बड़ा किया। अब वो मालिक बनने जा रहे, और हमारी संस्था भी ऐसी है कि उनको चोर को मालिक बना दिया घर का। ये कौन सा देश है? घर में देश में चल रहा है क्या है? लेकिन आज के दिन पूरे देश में जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आज हम पे बीती है, कल आप पे बीत सकती है, कल आप पे बीत सकती है। इस वक्त सीधे मैं आपको एक बड़ी खबर की तरफ ले जा रहा हूं। यूक्रेन युद्ध का 1 साल हो गया है। वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे हैं। इस उपलक्ष्य में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त बात कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। І ми разом з паном президентом Байденом, з нашими союзниками, нашими союзними партнерами маємо надалі робити абсолютно все можливе, щоб демократичний світ виграв у цій історичній битві. Українці пам'ятають незмінну увагу пана президента Байдена до нашого народу, до кожної людини, до нашої держави. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з паном президентом від перших хвилин повномасштабної війни. І цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин.
саме в цей період, тому що цей період найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу і свободу для усіх європейців, для усіх людей вільного світу. І це свідчить, наскільки великих результатів ми вже досягли і наскільки історичних результатів ми можемо досягти, але тільки разом з усім світом, з Україною, з Сполученими Штатами Америки, з усією Європою. І сьогодні наші переговори були такими змістовними і саме такими важливими, як це вже стало традицією для відносин між нашими державами. Я хочу подякувати особисто пану президенту Байдену, усій його команді Конгресу Сполучених Штатів, усім американцям і дякую за досягнуту потужність українсько-американської співпраці. Шановні присутні, на цьому тижні вже рік нашої незламності і нашої боротьби проти російської агресії, і дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з паном президентом, моїм візитом і нашою командою у Вашингтон в грудні та візитом президента і його команди в Київ сьогодні, зараз. Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової коаліції, і історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони, і це патріоти для захисту наших міст. Це дійсно фундаментальне посилення. Проговорили питання сьогодні також ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було. І це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. І ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії, потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги. І сьогодні ми ще раз зафіксували, що маємо спільне бачення щодо подальшого розвитку подій і перспектив у цій війні. Ми скоординували подальший тиск на державу-терористам, працюємо разом з посиленням санкцій, і як на двосторонньому рівні, так і в рамках Групи 7. Це також дуже важливо. Фактично, маємо спільний погляд на зміст багатьох пунктів нашої формули миру, її безпекові елементи, завдання відновити повну силу статуту ООН і захистити міжнародний порядок, заснований на правах. Це спільне завдання, я впевнений, усіх країн, які зацікавлені в міжнародній безпеці. Вкрай важливим є питання відновлення справедливості і для усіх тих, хто постраждав від російського терору, від цієї агресії, від цієї війни, і для нашої держави загалом. Агресор повинен понести відповідальність за агресію та відшкодувати всі збитки. Я дякую президенту за підтримку нашої роботи щодо відновлення справедливості, зокрема в роботі всіх наших інституцій в цьому напрямку. І ми вважаємо, на нашу думку, звичайно, немає альтернативи із створенню спеціального трибуналу. Це позиція України, і ми будемо підтримувати цю позицію. А вже ж я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати Америки були залучені до реалізації нашої формули миру, і це залучення означатиме посилення глобальної стабільності в передбачуваності міжнародних відносин. І ми маємо напрацювання на цьому шляху. І вже цього тижня в Нью-Йорку спільно зі Сполученими Штатами Америки майже 60 іншими державами ми виносимо на розгляд Генасамблеї ООН проект резолюції на підтримку миру в Україні. जो आप भाषण सुन रहे थे, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति
जेलेंस्की इस वक्त बात कर रहे हैं कीव में, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे हैं। बड़ा इस जो पूरी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है, 1 साल हो गए हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध को, और उसमें यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पहली बार यूक्रेन की धरती पर खुद पहुंचे हैं। इससे कड़ा मैसेज और एक बड़ा संदेश रशिया की तरफ जा रहा है। क्या इसका असर होगा? अभी तक जो लड़ाई जारी है उसके ऊपर इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। उमा जी, मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या क्या विशेष बातें रही, और जो बाइडेन ने यहां पर आके कहा और जो अभी जेलेंस्की साहब ने कहा। जी देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो यही है, अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधे यूक्रेन पहुंचना, वो भी एक ऐसे वक्त में जब रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। सीधा संदेश यही है कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। और जैसा कि हमने सुना, जो बाइडेन ने यह भी कहा कि किस तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं, ख़ासतौर पे अगर बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, सिस्टम की बात करें, और सबसे ज़्यादा अहम जो एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, वो जो अमेरिका है वो यूक्रेन को देगा। हमने सबने देखा है कि किस तरीके से रूसी मिसाइल जो हैं वो लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाते रहे हैं, और उसमें ख़ासतौर पे सिविलियंस की भी काफ़ी जान जाती रही है। और ऐसे में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से लगातार इस बात की मांग की है कि ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाए और इस तरह के वेपन्स उनको दिए जाएं, ताकि वो अपने जो यूक्रेन जो है अपनी हवाई सीमा को सुरक्षित कर सके, और जो मिसाइल आकर लोगों को हिट करें वहाँ पे। Mr. President, what can I do for you? How can I be of help? And I don't know if you remember what you said to me, but you said, and I quote, "Gather the leaders of the world, ask them to support Ukraine. Gather the leaders of the world and ask them to support Ukraine." And you said that you didn't know when we'd be able to speak again. That dark night, 1 year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. Seems like a lot longer ago than a year, but think back to that year. Perhaps even the end of Ukraine. You know, 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you, and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say. I've come here 6 times as vice president, once as president, and in 2009 as vice president when I first came here. Then back in 2014, I came 3 times in the aftermath of the Revolution of Dignity. And I again came in 2015 to address the Rada about the work of building a strong democracy. And I came in 2017, just before I left office as vice president. I knew I'd be back, but I wanted to be sure. Even though the election were over, Barack and I were out of office, I decided to make one more trip before the next president was sworn in to Kyiv. So President Zelensky, you deeply honor me here in Kyiv with you today, to meet with your military, your intelligence folks, your diplomatic teams, community leaders who have stepped up and helped their country in their hour of need. It's astounding who stood up. Everybody. Women, young children, trying to do something, just trying to do something. Pulling people out of apartments that are being shelled and literally, I think, is war crimes. It's astounding. And the whole world sees it and looks at it. This is the largest land war in Europe in 3/4 of a century. And you're succeeding against all and every expectation except your own. We have every confidence that you're going to continue to prevail. You know, from the moment I
first received an intelligence report in the fall, about a year ago, we were focused on determining how do we rally the rest of the world? How do I help you with the promise you asked me to make, to rally the world? Well, how do you succeed? How do you get a world to respond to a prosperous economy, a confident democracy, a secure and independent state? When United Americans of all political backgrounds decided that they would step up. American people know it matters. Unchecked aggression is a threat to all of us. We built a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific, NATO in the Atlantic, Japan in the Pacific, I mean, across the world. The number of nations stood up over 50. Help Ukraine defend itself with unprecedented military, economic, and humanitarian support. We united the leading economies of the world to impose unprecedented costs that are squeezing Russia's economic lifelines. Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way. And that's just the United States in this piece. And just today, that announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more javelins, anti-armor systems, air surveillance radars to help protect Ukrainian people from aerial bombardments. Later this week, we will announce additional sanctions against elites and companies that are trying to evade sanctions and backfill Russia's war machine. And thanks to bipartisan support in Congress, this week we're delivering billions in direct budgetary support, which the government can put to use immediately and help provide for basic services of citizens. The cost that Ukraine has had to bear has been extraordinarily high, and the sacrifices have been far too great. They've been met, but they've been far too great. We mourn alongside the families of those who've been lost to the brutal and unjust war. We know that there'll be very difficult days and weeks and years ahead. But Russia's aim was to wipe Ukraine off the map. Putin's war of conquest is failing. Russia's military has lost half its territory it once occupied. Young, talented Russians are fleeing by the tens of thousands, not wanting to come back to Russia. Not just fleeing from the military, fleeing from Russia itself, because they see no future in their country. Russia's economy is now a backwater, isolated and struggling. Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. He was counting on the inability to keep NATO united. He was counting on us not to be able to bring in others on the side of Ukraine. He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now. God knows what he's thinking, but I don't think he's thinking that. But he's just been plain wrong. Plain wrong. And 1 year later, the evidence is right here in this room. We stand here together. Mr. President, I'm delighted to be able to repay your visit to our country. In Washington,
not long ago you told the Congress, quote, "We have no fear, nor should anyone in the world have it," end of quote. You and all Ukrainians, Mr. President, remind the world every single day the word courage is. From all sectors of your economy, all walks of your life. Astounding. Remind us that freedom is priceless. It's worth fighting for as long as it takes. And that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes. We'll do it. Thank you. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में, और उन्होंने एक बात फिर ये बात दोहराई कि एक साल पहले जब वो बात कर रहे थे तो जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की से जब ये हमला शुरू हुआ था तो पीछे उन्हें धमाकों की आवाज आ रही थी। सबको लग रहा था कि बहुत जल्दी कीव जो है वो ढह जाएगा, रशिया का कब्जा हो जाएगा। एक साल से उन्होंने कहा कि किस तरीके से यूक्रेन के लोगों ने पूरा जो हमला है उसको विफल किया, उसके सामने खड़े हैं और जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक अमेरिका साथ में खड़ा रहेगा। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा, बड़ी अहम बातें कही गई हैं। आज न सिर्फ उन्होंने ये गिनाया कि कितने अरबों डॉलर्स की सहायता दी जा रही है और लगातार दी जा रही है, हथियारों के जरिए दी जा रही है। इसका एक बड़ा असर आने वाले कुछ दिनों में अब देखने को जरूर मिलेगा इस लड़ाई के ऊपर। जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है अंकित की अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा इस वक्त हुआ है जब रूस की तरफ से लगातार कीव पर हमले चल रहे हैं और इस दौरे को बिल्कुल गोपनीय रखा गया तब तक जब तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो कीव की ज़मीन पे उतर नहीं गए। दूसरी अहम बात यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री में माना यह जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो एक ऐसे इलाके में गया है जहां पे जो कि एक्टिव वॉर जोन है। आमतौर पे इस तरह का खतरा अमेरिका जो है उठाता नहीं है, लेकिन ये दौरा जो है ये बताता है कि आखिरकार अमेरिका ने किस तरह से आगे बढ़कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका हर हालत में खड़ा रहेगा। एक साल अभी हुआ है, बहुत तरह के एड अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं, बिलियंस और बिलियंस डॉलर के जो एड हैं वो दिए गए हैं, सैन्य हथियार दिए गए हैं, आगे देने की बात है। ये भी अपने स्टेटमेंट में जो बाइडेन ने कहा कि रूस को ये लगा था, पुतिन को ये लगा था कि कुछ ही समय में जो यूक्रेन है वो ढह जाएगा, उस पर जो रूस है वो कब्जा कर लेगा, वो बात सही साबित नहीं हुई। तो इसके पीछे की वजह यही है कि लगातार अमेरिका जो है वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई दे रहा है, हर तरह से उसकी मदद कर रहा है, खासतौर पे तब जबकि अमेरिका में खुद इस बात को लेकर आवाज़ उठने लगा है कि आखिरकार इतनी ज़्यादा मदद जो है वो यूक्रेन को दी जा रही है उससे अपनी इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो बाइडेन है उन्होंने इस बात का भरोसा फिर से दिया है कि हर हाल में अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। एक बड़ा मैसेज जरूर दिया है, लेकिन उमा शंकर जी, ये अगर रशिया की बात करें, रूस की बात करें, वहां पर क्योंकि वैसे ही दोनों रशिया और अमेरिका के बीच में जो माहौल है कोल्ड वॉर जैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी ठंडे रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में और लगातार उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब जो बाइडेन के वहां पहुंचने के बाद आप युद्ध पे किस तरीके का, रशिया की तरफ से किस तरीके का जवाब की उम्मीद लगाए बैठे? जी देखिए, रूस जो है वो उसका जो शुरुआती मिसकैलकुलेशन है वो लगातार रूस को सालता रहा है। जिस तरीके से एक एडवांस लिया था रूस ने और जिस तरह से उसकी सेना टैंक लेकर कीव के दरवाजे तक पहुंच गई थी और फिर वहां से उसको लौटना पड़ा था, उसके बाद से लड़ाई जो है काफ़ी लंबी खिंच गई है। रूस जो है वो लगातार ऑफेंसिव अपने बढ़ाता है, कई बार हमले वो तेज़ करता है, जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि अक्टूबर में जो क्रीमिया पुल पर ब्लास्ट हुआ था जिसको कि आतंकी हमला करार दिया था रूस ने, और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा जो हमले हैं वो तेज़ कर दिए थे यूक्रेन पर और नागरिक ठिकानों को भी निशाना बना रहा था और साथ ही साथ बिजली संयंत्र जैसे ठिकानों को भी निशाना बना रहा था। रूस की लगातार कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन जो है वो घुटने टेक दे, चाहे इसके लिए जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं उसको ही क्यों ना टारगेट करना पड़े। और ये रूस छिपाता नहीं, बल्कि उनकी तरफ से इस तरह के बयान भी आते रहे हैं।
तो अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा हुआ है, जाहिर सी बात है रूस को ये बात जो है वो हजम नहीं होगी और रूस इसका एक प्रतिकार करना चाहेगा। जैसा कि हमने देखा कि जब जिस तरीके से अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं उनका जब दौरा हुआ, अगर हम बात करें ताइवान की, तो जिस तरीके से चाइना ने अपनी तरफ से एक जो घेरेबंदी है वो की ताइवान की, तो उसी तरह का एक रिएक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है रूस की तरफ से भी, और ख़ासतौर पे इस दौरे के बाद। और जिस तरह की बातें की है बाइडेन ने, जिस तरह से समर्थन देने की बात की है, क्योंकि रूस लगातार ये कहता रहा है कि अमेरिका जो है वो इस तरह से यूक्रेन की मदद करके गलती कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो एक उकसावे की बात रूस अपने तौर पर इसको ले सकता है और हमले आने वाले दिनों में और तेज कर सकता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो जानकार हैं वो भी इस बात को कहते हैं, जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकार हैं, कि अमेरिका का जो सपोर्ट है वो शायद इस लड़ाई को और लंबा खींच रहा है दोनों तरीके से। रूस को भी अब नाक की लड़ाई लगने लगी है, और क्योंकि लगातार यूक्रेन की मदद की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो लड़ाई है, समझ लीजिए कि वो यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से। इस तरह की बातें, क्रिटिसिज्म भी हुई है इस तरीके के जो अभी पूरी रणनीति रही है उसको देखते हुए। और कल हमने देखा था कि एंथनी ब्लिंकन ने भी चाइना को भी कहा कि अगर वो रूस को हथियार देता है तो इसका दोनों देशों के बीच में काफी असर पड़ेगा। तो दो महाशक्तियां जो हैं उनसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसका एक थिएटर ऑफ वॉर जो है वो यूक्रेन बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने अंकित, की जो माना ये जाता है और कहा यह जाता है कि जो जेलेंस्की हैं वो अमेरिका के पपेट हैं और उनके इशारे पे सब कुछ वो कर रहे हैं। देखिए, लड़ाई शुरू हुई थी, नेटो में शामिल होने की बात को वो एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो बयानात आते गए और जिस तरीके से अमेरिका जो सपोर्ट है वो बढ़ाता गया, तो ये रूस को नागवार गुजरा और वो गुजरेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि यूक्रेन को आगे रखकर अमेरिका जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और अमेरिका ने बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध जो हैं वो रूस पर लगाए हैं, रूस की कंपनियों पर लगाए हैं। ये भी कहा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, क्योंकि रूस अभी भी एक पावरफुल कंट्री है, उसका अपना एक इकबाल है, तो ऐसे में रूस को अगर कमज़ोर करना है तो वो 1-2 दिन या 2-4 हफ्ते की लड़ाई से नहीं होगा। लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी उतना ज़्यादा ड्रेन आउट होगा रूस और इकोनॉमिक तौर पर कमज़ोर होगा। तो ये एक लंबी जो लड़ाई की जो रणनीति है, ये भी कहा जाता है कि ये अमेरिका ही इसका सूत्रधार है और अमेरिका की तरफ से ही इस बात को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। तो ये एक क्रिटिसिज्म का पार्ट जरूर है, लेकिन रूस वहां मात खा जाता है जहां पे बात आती है लड़ाई की, क्योंकि ये रूस है जिसने जाकर यूक्रेन की टेरिटरी में, यूक्रेन की सीमा में जाकर उसने आक्रमण किया और वहां पर आज भी वो मिसाइल से हमले कर रहा है, सिविलियंस की जान जा रही है। तो दोनों ही तरफ के पक्ष हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो आज संदेश जो बाइडेन ने दिया है, इसके बाद देखना होगा कि जो रूस है उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। पहले तो बयान के तौर पे आएगा और उसके बाद देखना है कि किस तरीके से युद्ध को और ज़्यादा वो तीखा करने की कोशिश करता है, तेज करने की कोशिश करता है। रूस और आक्रामक होगा ऐसा चिंता जताई जा रही है। युद्ध में जो पूरा 1 साल से चल रहा है उसमें दोनों तरफ से और खास तौर से यूक्रेन को एक भारी कीमत जरूर चुकानी पड़ रही है। जीत इसमें किसी की भी हो, लोगों की मौत से और जिस तरीके से पूरा देश एक पे हमले हो रहे हैं उससे भारी कीमत जरूर चुकानी पड़ रही है। तो लेकिन इस युद्ध में 1 साल बाद ये जो दौरा है ये एक अहम पड़ाव के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। उमाशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं सवाल इंडिया का में। खबरों का सिलसिला जारी है एनडीटीवी इंडिया पर, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे सीबीआई की रविवार को यानी कि कल पूछताछ होनी थी, उनको अब नया समय फिर दे दिया गया है। उनको जो नया नोटिस भेजा गया है वो अगले रविवार यानी कि 26 फरवरी का पूछताछ का नोटिस उनको भेज दिया गया है। 19 फरवरी को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया ने 1 हफ्ते का समय मांगा था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 1 हफ्ते का समय दे दिया है। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी है और मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उन्हें दिल्ली का बजट बनाना है, इस वजह से उनको थोड़ा समय दिया जाए। शरद, शुरुआत में जो आम आदमी पार्टी ने सारे जो आरोप लगाए थे ये कहते हुए कि देखिए संडे को बुला रहे हैं, क्या ऐसी आवश्यकता हो गई थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि संडे को बुलाया जा रहा है। फिर से सीबीआई ने बात जरूर मान ली है, लेकिन फिर अगले संडे की तारीख।
अंकित, दोनों ही बातें हैं कि पहली बात तो जो 1 हफ्ते का समय मनीष सिसोदिया मांग रहे थे, बिल्कुल 1 हफ्ते का समय दे दिया है। अटकलें ये लग रही थी शायद 1 हफ्ते का ना समय दें, 3 दिन का समय दे दें या 5 दिन का दे दें, लेकिन 1 हफ्ते का ही समय दिया है। लेकिन फिर से रविवार का ही समय दिया गया है। आमतौर पर हमने देखा है कि जो पूछताछ होती है, क्योंकि ये पूछताछ है, कोई रेड नहीं है, पूछताछ है, वो छुट्टी वाले दिन नहीं होती है, वीकडेज में ही होती है। मंडे टू फ्राइडे ही इस तरह की पूछताछ होती हैं। तो इस बार रविवार को दिया तो सवाल उठ रहे थे कि क्या रविवार को बुलाया है, कि क्या गिरफ्तारी की तैयारी है। तो समय तो बदला है, 1 हफ्ते का समय भी दिया है, लेकिन वो पिछला रविवार था, यानी जो बीता रविवार है, उसको पूछताछ नहीं हो पाई। तो अब जो नई तारीख दी है वो भी रविवार की ही दी है। तो एक बार फिर से अभी अटकलें लगनी शुरू हो जाएंगी कि क्या अभी भी तैयारी वैसी ही है, या जो अटकलें लग रही थी क्या वो सही है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे या नहीं। अब अगले रविवार को जो है सीबीआई के भी अधिकारियों को छुट्टी के दिन आना होगा और कवर करने वालों को भी छुट्टी के दिन आना होगा, और ये कवर करना होगा मनीष सिसोदिया से पूछताछ का पूरा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें अभी टली नहीं है, अगले रविवार को फिर उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। चलिए अब उस हत्याकांड की बात करते हैं जिसने कई लोगों को बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया है। नासिर और जुनैद की हत्या के मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोप है कि इन दोनों को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उठा लिया है, और खुद को गौरक्षक बताने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा इनको, जो राजस्थान से इन दोनों को उठाकर जो गौरक्षक थे वो ले गए थे और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। इन दोनों के शव बीते हफ्ते हरियाणा में एक कार में जले हुए मिले थे। सूत्रों के मुताबिक इन्हें पहले हरियाणा के फिरोजपुर जिरका के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तब वो जीवित थे। हालांकि उनकी बुरी तरह से पिटाई हो रखी थी। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उन्हें उन पुलिसकर्मियों को लेकर उन्होंने जांच भी शुरू कर दी है कि अगर उनके सामने उनको लाया गया और क्यों उन्होंने इन लोगों की जान नहीं बचाई या इनको अस्पताल नहीं पहुंचाया। राजस्थान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। इनमें से खुद को गौरक्षक बताने वाला मोनू मानेसर भी है, जिसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के मंड्या में किसानों और स्थानीय लोगों ने न्यू मैसूर बेंगलुरु हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जाम कर दिया, क्योंकि वो हेकरे गांव के पास एक अंडरपास की मांग कर रहे हैं। इस मांग पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें योजना के अनुसार ही काम करना होगा। प्रदर्शनकारियों ने बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों से सड़क को जाम कर दिया। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।